गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब दो मोनोमर यूनिट ज्वाइन करती हैं तो कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल, सिंपल टाइप के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं। सो इसको हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस मोनोमर मॉलिक्यूल्स कंबाइन together in a stepwise manner, or during this process some simple molecules like water, methyl alcohol got eliminated. तो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है नाइलॉन 66। तो ये आपने ध्यान से सुनना है और याद रखते जाना है। मोनोमर्स यूनिट आपको याद होनी चाहिए और कैसे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एडिपिक एसिड लिखेंगे। ये 6 कार्बन का एसिड होता है, इसीलिए जो नाम में 6 है वो इसी वजह से 6 है। जो कार्बन चेन होती है वो 6 कार्बन की होती है। तो जो टर्मिनल कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और बीच वाले कार्बन सिंपल CH2। इसी तरीके से हमारा दूसरा मोनोमर है यहाँ पर हेक्सामिथिलीन डायमीन। तो हेक्सामिथिलीन है यहाँ पर और ये जो टर्मिनल कार्बन है वहाँ पर NH2 लगा हुआ है। तो जब ये दोनों कंडेंस करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और अगर ये N हम दिखाएं कि N मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं तो 2NH2O हो जाएगा। माइनस, और आप इसको ज्वाइन होता हुआ ऐसे दिखाओगे, जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से OH जाएगा तो ये हम इस तरीके से शो करेंगे इधर की तरफ, और ये वाली यूनिट हमारी रिपीट होगी NH CH2 NH CO CH2 CO, और फिर आप दिखा दोगे ये वाली यूनिट, यहाँ पर हम N शो कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपना कंडेंसेशन पॉलीमर शो करेंगे। यहाँ पर स्टेप वाइज इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन होगा। ये डिपेंड नहीं करता कि फ्री रेडिकल या आयनिक उस पर, इसमें सिंपली आप इनको मिक्स कीजिए और सूटेबल कंडीशन दीजिए तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये इसी तरीके से होगी। अमाइड बन रहा है बेसिकली, आप देख सकते हो जो लिंकेज का पॉइंट है वो एक अमाइड लिंकेज हो रही है। CONH जैसे होता है कोई एसिड और अमाइड में रिएक्शन होता है, अमोनिया के साथ जैसे अमाइड बनते हैं। और तो स्टेप वाइज में सबसे पहले एक डाइमर बनेगा। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ एक सिंपल वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और ये वाला CO और ये वाला NH, तो एक अमाइड बॉन्ड बनता है। और इसी तरीके इसी डाइमर में फिर इस एंड पे भी एडिशन होगा और इस एंड पे भी एडिशन होगा और ये ग्रो करता जाएगा। जैसे अब हमने नेक्स्ट इधर दिखाया है कि हम एडिपिक एसिड ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो ट्राइमर यहाँ पर बन जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट हो गया मॉलिक्यूल का, फिर ये जो इधर वाला पार्ट है, और फिर जो हमने ये एडिपिक एसिड न्यू मॉलिक्यूल ऐड किया ये इधर आ जाएगा। इसके बाद फिर डायमीन हम यहाँ ऐड करेंगे, देन डाई एसिड, और इस तरीके से एडिशन होता जाता है और आपके पास ये लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर बन जाएगी। इसी को नाइलॉन 66 हम कहते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में अब हमारे पास सबसे पहले पॉलीएस्टर है। तो यहाँ पर एस्टर लिंकेजेस हमें दिखाई देंगी बिटवीन, अब एस्टर किसके बीच में बनता है, एसिड्स के और अल्कोहल्स के। तो क्योंकि उनको दोनों तरफ से ज्वाइन करना है तो यहाँ पर हम डाई एसिड और डायोल यूज़ करेंगे। उसका सबसे पहला एग्जांपल है पॉली इथिलीन टर्फथैलेट, जिसको पैट या PET कहते हैं, टेरिलीन भी कहते हैं, डैक्रोन, माइलर, ये इसके नाम है सारे के सारे। तो किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको क्लियर होना चाहिए। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये रिपीटिंग यूनिट है, ये थैलिक एसिड है, टर्फथैलिक एसिड, और ये इथिलीन ग्लाइकोल। अब आप इसको प्रिपरेशन कैसे दिखाओगे, सबसे पहले आपने टर्फथैलेट यूज़ करना है। थैलिक एसिड का ये एस्टर है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो जब इसको आप डायोल के साथ ट्रीट करते हो तो सिंपल मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने कहा था, यहाँ से मीथेनॉल निकल जाएगा और आपके ये दोनों डाई एसिड और डायोल
कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से आपने याद रखना है ये क्या बना आपका, ये इथिलीन वाला पार्ट हो गया और ये टर्फ थैलेट वाला पार्ट है। तो जब इसी की पॉलीमराइजेशन को हम क्या कह रहे हैं, पॉली इथिलीन टर्फ थैलेट या टेरिफ थैलेट, टेरिलीन इस भी इसके नाम से भी ये जाना जाता है, डैक्रोन, माइलर और पीईटी। उसके बाद इसके यूजेस क्या हैं, ये क्रीज रेजिस्टेंट होता है, मतलब जैसे कई शर्ट्स आती है ना उन पे क्रीज नहीं आएगी, तो इस तरीके का ये हमें स्टफ़ देता है। और लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है, पानी वानी गिर जाएगा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसको हम वॉश एंड वियर फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं। दूसरी बात, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, तो ये टेयरिंग को रेजिस्ट करता है। सो इसको हम मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बनाने में यूज़ करते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है आपके पास पॉलीइथिलीन थैलेट, जो टेर्फ थैलेट था उसी का ये आइसोमर है, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे 2 COH ग्रुप हैं, तो ये ग्लाइकोल के साथ मिलके पॉलीमर बनाते हैं। इस मॉलिक्यूल को इथिलीन ग्लाइकोल भी हम कहते हैं। सिंपल शब्दों में इथिलीन ग्लाइकोल, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है आपका इप्थैलिक टर्फथैलिक थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है। थैलिक एसिड क्या होता है, तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये इस तरीके से एनहाइड्राइड बन जाता है, इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है। क्योंकि इसको हमने यूज़ किया है, थैलेट वर्ड यहाँ से आएगा और ये वाला पार्ट आपको इथिलीन देगा, तो ये क्या हो जाता है, पॉली इथिलीन थैलेट। इसको इसी को ग्लिप्टल भी कहते हैं। इस तरीके से आ जाएगा ये। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है और इसको हम पेंट्स और लिक्विड्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कितना चेंज आ जाता है जैसे ही हमने आइसोमर चेंज किया। ऊपर वाले केस में हमने क्या यूज़ किया था, इसका ये वाला डेरिवेटिव, इसको टर्फ थैलिक एसिड कहते हैं। ये नॉर्मल थैलिक एसिड है जो ये वाला था नीचे, और यहाँ पर ये टर्फ थैलिक एसिड है। रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसका एस्टर यूज़ कर लेते हैं, OCH3 यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, तो इसको फिर हम टर्फ थैलेट बोल देते हैं। ये भी एनहाइड्राइड हमने यूज़ किया है तो हमने इसको थैलेट बोल दिया, और इसका कॉमन नेम ग्लिप्टल है, जिसको हम पेंट्स एंड लिक्विड्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल पॉलीएमाइड्स का। तो अब ये दोनों एग्जाम्पल जो हमने देखे पहले, टेरिलीन और ग्लिप्टल का, ये पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल थे। अब हम देखेंगे पॉलीएमाइड्स। जो हमने नायलॉन 66 देखा था वो कॉमन हो गया। इनके केस में हमें अमाइड लिंकेजेस मिलेंगे। पीछे हमने एस्टर लिंकेज देखे थे तो उनको पॉलीएस्टर बोला। यहाँ पर क्योंकि अमाइड लिंकेज से कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उनको हम पॉलीएमाइड बोलते हैं। ये किसके बीच में रिएक्शन से बनते हैं, डाई एसिड और डायमीन के बीच में रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले आप एक, जैसे एडिपिक एसिड जो हमने सबसे पहले देखा था वो हम लेंगे, और इथिलीन हेक्सामेथिलीन डायमीन। सबसे पहले इनका नायलॉन सॉल्ट बनता है इस तरीके से। एसिड ग्रुप्स प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं और NH2 ग्रुप एक्सेप्ट करता है। ये एक वाइट सॉलिड होता है। जब आप इनको मिक्स करते हो तो इसको नायलॉन सॉल्ट कहते हैं। जब आप इसको हीट करोगे तो ये नायलॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O को रिलीज़ कर देगा। यहाँ से H2O रिलीज़ हो जाता है। फिर हमारे पास आता है, कई बार नायलॉन 610 पूछ लेते हैं, तो ये कैसे बनेगा। इसके केस में हम हेक्सामेथिलीन डायमीन ही यूज़ करेंगे, और लेकिन साथ में सिबेसिक एसिड यूज़ होता है। ये 10 कार्बन का एसिड है। यहाँ पर जो 4 है यहाँ पर 8 आ जाएगा।
तो उस केस में इसको नायलॉन 610 बोलेंगे हम, डिपेंडिंग ऑन, इस तरीके से नेमिंग होती है। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था, फिर दूसरा एग्जांपल नायलॉन 610 हो गया। फिर हमारे पास आता है नायलॉन 6। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। इसको पर्लोन भी कहते हैं। इसका स्टार्टिंग मटेरियल कैप्रोलैक्टम है। ये 6 कार्बन का कंपाउंड है जो इसके नाम में, और NH, ये साइक्लिक अमाइड है आपका, इसको कॉमन नेम कैप्रोलैक्टम है। तो जब आप इसी को पॉलीमराइज करते हो, सबसे पहले हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर H, तो NH2 आ गया और COOH। जब आप फिर इसको फर्दर हीटिंग करोगे तो ये आपस में कंडेंस होके आपको अमाइड लिंकेजेस के थ्रू पॉलीमर दे देंगे। और जो ये सारी चेन्स होती हैं तो ये आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हेल्ड भी होती हैं। जैसे मान लो ये आपका पॉलीमर बन रहा है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, तो इस तरीके से भी ये हेल्ड होती है। नायलॉन के यूजेस क्या हैं? जो पॉलीमाइड है ये, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, टफ़ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एब्रेजन रेजिस्टेंट हैं और कुछ हद तक इलास्टिक हैं। इनको हम फैब्रिक की मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं, कारपेट बनाने में, टायर कॉर्ड जो होता है, और रोप्स बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं पॉलीमाइड्स को। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर जो हमारे पास एग्जाम्पल, वो है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं बेकेलाइट। ये खास क्यों है? क्योंकि इससे हम जो हमारे घरों में स्विचेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो इसी से बनते हैं। इसको बनाने के लिए पहले इसका स्टार्टिंग मटेरियल बनाया जाता है, जिसके लिए हम फिनोल को फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करेंगे, एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में। तो ये आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर या ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH2OH ग्रुप आ जाता है। देखो फॉर्मल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2O। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से आफ्टर रिएक्शन, ये यहाँ अटैच हो जाता है CH2OH ग्रुप। इनको हम हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है, ये बेंजाइल अल्कोहल होता है। तो क्योंकि इनके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल्स। तो ऐसे ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स आपस में कंडेंस होकर, तो अब जब ये कंडेंस होते हैं जैसे, तो कैसे कंडेंस होंगे? जैसे मान लो ये OH है इसका, ये H, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है और CH2 का ब्रिज बन जाता है बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से 3 डायमेंशन में एक्सटेंड हो जाते हैं, और इस 3D स्ट्रक्चर को हम बेकेलाइट बोलते हैं। तो ये ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, थोड़ा तरीके से करना। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, इसको हम वुडन प्लैंक बनाने में यूज़ करते हैं। वार्निश, लेक्वर, सॉफ्ट बेकेलाइट को यूज़ किया जाता है, जिसमें लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। और जो हार्ड बेकेलाइट है, जिसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, यानी ये एक्सटेंशन, जो ब्रांचिंग है, ये इंटरलिंकेजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर हार्ड बेकेलाइट मिलता है, जो कि इनफ्यूजेबल मटेरियल है। इसको हम इलेक्ट्रिकल गुड, जो स्विचेस बनाने में यूज़ करते हैं, फाउंटेन पेन बैरल, कॉम्स, फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स, ये सब बनाने में यूज़ करते हैं। फिर इसी में हमारे पास आता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो फिनॉल की जगह पे यहाँ पे हमने यूरिया यूज़ किया। तो यूरिया से जब आप इसको ट्रीट करते हो, तो यहाँ पर इंट्रैक्शन के बाद ये CH2OH बन जाता है और NH रह जाता है। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है। फर्दर जो दूसरा एंड है वो भी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, वो इस तरीके से दिखाई देगा। फिर से HCHO
और यूरिया एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ इनकी जो एंड है यहाँ पर एडिशन होता जाएगा यूरिया का, फिर फॉर्मल्डिहाइड का, और अल्टीमेटली थ्रू आउट द थ्री डायमेंशन आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना लिखने की। इसको हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। ये केमिकली इनर्ट है और रेजिस्टेंट है सॉल्वेंट के। सो हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? लैमिनेशन में, फॉर्माइका जैसे। ट्रे बनाने में, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में, और सोल्यूशन फॉर्म में अगर हम इसको लेते हैं तो इससे हम श्रिंक को रेजिस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कॉटन और वुल में, ताकि वो आपके कपड़े श्रिंक ना कर जाए, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है सोल्यूशन फॉर्म में। फिर हमारे पास आता है एपॉक्सी रेजिन्स। ये एपॉक्साइड से बनते हैं, रेजिनस फॉर्म में होते हैं, तो इनको हम रेजिन्स बोलते हैं। ये रेजिनस पॉलीमर्स है। सबसे पहले सिंपलेस्ट एग्जांपल है पॉली ऑक्सीमिथिलीन ग्लाइकोल का। तो जब आप इस एपॉक्साइड को ग्लाइकोल के साथ ट्रीट करते हो, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ बेस की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है? इस रिंग को ओपन कर देता है। सबसे पहले ये इसका सॉल्ट बनता है, ये जो सॉल्ट, तो ये जो ऑक्साइड है ये इस रिंग को ओपन कर देता है, और सोडियम जो है नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है। फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। इस तरीके से रिंग ओपन होती जाती है एपॉक्साइड की, और आपका ऑक्सीमिथिलीन पॉलीमर बन जाता है। इसको हम कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में और ल्यूब्रिकेंट में यूज़ करते हैं। रेजिनस फॉर्म में तो हम इसको ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ करते सकते हैं। फिर है हमारे पास एपॉक्सी रेजिन्स। पहला था पॉली ऑक्सीमिथिलीन ग्लाइकोल रेजिन्स, फिर है आपके पास एपॉक्सी रेजिन्स। तो यहीं पे रिंग में एक हाइड्रोजन की जगह पे हमने CH2Cl अटैच कर दिया, तो ये क्या बन जाता है? एपीक्लोरोहाइड्रिन। इसको हम बिस्फेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं। इस मॉलिक्यूल को बिस्फेनॉल कहते हैं, जहाँ पे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और 2 फिनोलिक ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? बिस्फेनॉल। तो इन दोनों को जब आप ट्रीट करते हो, तो जो क्लोरीन था वो एक H के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आ जाता है, और दूसरे एंड पे भी ओपनिंग हो जाती है रिंग की। ठीक है, सो ऑन। इस तरीके से ये रिपीट होता रहता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यही वाला मॉलिक्यूल है। इसका जो ऑक्सीजन है ये अब OH की फॉर्म में आ गया। जो यहाँ पर हाइड्रोजन था ऑक्सीजन के पास, वो अब यहाँ आ गया है, और ये वाला CH2 है जो फर्दर एक और बिस्फेनॉल मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो रहा है। इस तरीके से ये पॉलीमराइजेशन के बाद रेजिन बनता है। इसमें भी एक्सीलेंट एडहेसिव स्ट्रेंथ है, यानी चिपका सकते हो आप इस पर कुछ भी। और इसको हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में यूज़ करते हैं, लैमिनेटिंग मटेरियल फॉर फ्लोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है पॉलीयूरेथेन्स। आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, आज की क्लास के लिए। बाकी का बचा हुआ टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अभी आप इसी को रिवाइज करना जितना अभी तक हुआ। क्या एक ये और कर लेते हैं, यूरिथेन वाला पॉलीयूरेथेन। ये फिर इसके साथ हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर कंप्लीट हो जाएगा। तो यूरिथेन या फिर कार्बामेट हम बोल सकते हैं। ये एस्टर होता है कार्बामिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड। ये वाला एसिड जो है ये कार्बामिक एसिड है।
विच इज़ मोनोअमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड ये होता है COOH। तो जब इसका हम अमाइड बना लेते हैं, जैसे RNH2 से इसे ट्रीट कर दे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकल जाएगा, RNH बचेगा। इसको कार्बामिक एसिड कहते हैं, ये अनस्टेबल होता है। अगर हम इसका एस्टर बना ले, यहाँ पर OR अगर हो तो ये यूरिथेन कहते हैं इसको, या कार्बामेट एस्टर, ये स्टेबल होता है। तो इससे जो पॉलीमर बनेंगे इनको हम पॉली यूरिथेन कहते हैं। सो लेट्स सी इसको कैसे बनाया जा सकता है। इसको हम आइसोसाइनेट को अल्कोहल से ट्रीट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, H आएगा यहाँ पर नाइट्रोजन के पास, और कार्बन के पास OR ग्रुप आ जाएगा। तो ये आपके कौन से एस्टर बन जाते हैं, कार्बामीट एस्टर्स। अब फिर जब आप रिएक्शन करते हो डायोल और डाई आइसोसाइनेट के बीच में, सो लेट्स सी। तो यहाँ पर हमने डाई एसिड लिया और डायोल के साथ ट्रीट किया, तो आपका इस तरीके से पॉलीमर बन जाएगा ये। इसको हम डाई आइसोसाइनेट से ट्रीट करते हैं, ये जैसे मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है और ये इस चेन के साथ लिंक हो जाता है, जो हम नेक्स्ट उसमें देख पा रहे हैं। NHCO, इसको हम पॉली यूरिथेन कहते हैं। इसको हम इलास्टिक फाइबर में स्पिन कर सकते हैं, या फिर फॉर्म की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम इसमें वाटर ऐड करते हैं ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। इससे कुछ जो आइसोसाइनेट ग्रुप है वो अमाइनो में कन्वर्ट हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, जिससे फॉर्म बनता है। जैसे यहाँ दिखाया, NCO जब हाइड्रोलाइज होता है आइसोसाइनेट तो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 निकल जाता है। NH2 NCO से रिएक्ट किया है और इस तरीके से आपका यहाँ पर NH आएगा। इस पॉलीयूरेथेन फॉर्म को हम पिलोज, फ्लफी सा मटेरियल जो बन जाता है फॉर्म, CO2 जब निकलती है तो क्या आ जाएंगे, बबल्स रह जाएंगे जो आपका मटेरियल बना है उसमें। उसको हम पिलोज बनाने में, फॉर्म बैक्ड फैब्रिक बनाने में, कार सीट बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और इलास्टिक फाइबर बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो NCO हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये वही है। तो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ओपन होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से ये दिखाई देगा आपको आइसोसाइनेट के साथ कंबाइन करके। तो ये थे हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स और उसके बारे में। इसी के साथ हम अपनी क्लास पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच।